हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने DT+B TGT सोशल साइंस की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने पहले भी बहुत सारे पेपर डिस्कस कर रखे हैं। और ये जो पेपर है ये DT+B के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। कोई भी इसके लिए बुक मैं आपको रेफ़र नहीं कर रही हूँ। अगर आपको भी PYQs चाहिए तो ये DT+B की वेबसाइट पे आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप DT+B की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्या मिले, PYQ की जो PDF है वो ईज़िली मिल जाएगी। सो इस सीरीज़ में मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को भी प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख रहे होंगे तो आप लिंक कर पा रहे होंगे कि अगर फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन ऐसे आया है तो सेकंड क्वेश्चन पेपर में DT+B ने उसी टाइप के या उसी सिलेबस से रिलेटेड या उसी कंटेंट को किस तरीके से पूछा है। तो PYQ जो होते हैं वो आपको पता है कि ऐसे एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस PYQ सीरीज़ को 2 से 3 बार ज़रूर देखना है। फर्स्ट टाइम में आप नॉर्मल देखिए और नोट्स बनाइए। उससे क्या होगा कि नोट्स बनाते वक्त हमारा माइंड क्या रहता है, एक्टिव रहता है। तो चीज़ें जो होती हैं ईज़िली क्या हो जाती हैं, ऐड होती जाती हैं हमारे माइंड में। फिर सेकंड थर्ड टाइम में आप अपनी नोटबुक को खोलें और इसको क्या करें, 1.5 की स्पीड से चला लें और नोट्स को क्या करते जाएँ, टिक करते जाएँ। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। एंड अगर मैं आपको रेलेवेंस की बताऊं तो ये सिर्फ DT+B के लिए नहीं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो क्या कहते हैं कि या फैमिली में कोई अगर इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जैसे कि आप अगर KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, TGT सोशल साइंस, NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका TRE होने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन आ सकती है कि सितंबर से जहाँ तक चांसेस है कि उसके एप्लीकेशन फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी आपने देखा होगा कि RPSC यानी राजस्थान में भी वैकेंसीज बहुत सारी निकली हुई हैं। एंड सोशल साइंस का आपको पता है कि सोशल साइंस का कंटेंट सोशल साइंस में ही रहने वाला है। इसके लिए आपको हर एक अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। और DT+B का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो बाकियों का लेवल DT+B के अकॉर्डिंग ठीक ही होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप एक ही एग्ज़ाम्स के PYQs देख रहे हैं तो वो अदर एग्ज़ाम्स में भी रेलेवेंट होंगे। बाकी आप इनके भी अगर PYQs आपके अरेंज होते हैं तो आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन आपको 1-2 मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी भी जो एग्ज़ाम्स DT+B ने लिए हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस PYQ के मिले हैं। ठीक है, सो हमने जो पेपर स्टार्ट किया हुआ है अपना, वो हमारा पेपर कब का है, 9 सितंबर 2021 का है। और बहुत सारे मैंने 2021 के ही पेपर डिस्कस कर रखे हैं। और ये पेपर 9 को नहीं, आई गेस 6 सितंबर को हुआ था। ठीक है, तो तीनों शिफ्ट के पेपर हुए थे, तो शिफ्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और आज शिफ्ट 3 की लास्ट वीडियो है। और पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट नाउ आई एम ओके। सो अब वीडियोस क्या होंगी, कॉन्टिन्यूटी में अपलोड होंगी। तो आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट कर लीजिए। और आपको पता है कि DT+B के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बहुत सारे कॉन्टिन्यूटी में हैं और बहुत सारी वैकेंसीज़ निकल भी रही हैं। अभी नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज़ बहुत सारी निकली हुई हैं, 600 के आसपास। तो आप सबसे पहले उसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन देखिए और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सारे फॉर्म्स क्या करिए, आप फिल करिए, क्योंकि पेपर 1 जो है हमारा वो हर एक एग्ज़ाम में सेम रहता है। तो बहुत सारे में तो पेपर 1 ही पूछा जाता है और कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न आता है। तो पेपर 1 तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। सो इसके लिए आप क्या करिए, फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस DT+B पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप बाहर निकलेंगे एग्ज़ाम देंगे तो, नहीं तो और टाइम मैनेजमेंट करना आपको आ जाएगा तो जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके मैंने ऑलरेडी 80 क्वेश्चन 4 पार्ट डिस्कस कर रखे हैं। आज मैं इसका 5 पार्ट डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, सो दैट कि हम आपको क्या कर सकें, हेल्प प्रोवाइड करा सकें उसके रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को अपनी। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
विच आर द फॉलोइंग ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ जर्नलिस्ट ऑफिसर विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कौन सा है सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज संस्थान के साथ एक सामान्य अधिकारी है। ठीक है, मेयर है, एक्सटेंशन ऑफिसर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, या फिर फाइनेंशियल ऑफिसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बीडीओ होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बीडीओ भी बोल देते हैं, डेट इज़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो क्या करते हैं पंचायती राज संस्थान के लिए सामान्य अधिकारी का भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसके रिगार्डिंग ये पूछ रहे हैं। तो क्या कह रहा है, द प्रोविजंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया फाउंड इट्स प्लेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, यानी जो भारत के लोकतंत्र के प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1909 में अपना स्थान मिला था। और सेकंड है हमारा दैट इज़ इंडिया ऑप्टेड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी इंडिया ने क्या करा है संसदीय प्रारूप को चुना हुआ है, यानी हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड थर्ड है विलेज लेवल गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, यानी भारत में ग्राम स्तरीय सरकार गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या है हमारे सही हैं, यानी कि जो डेमोक्रेसी फाउंड हुआ था इंडिया में वो 1909 का एक्ट जो आया था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि 1909 वाला जो एक्ट था उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, और हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो विलेज लेवल गवर्नमेंट है वो किस पे बेस्ड है गांधी प्रिंसिपल्स में। और आपको पता है कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि भारत कहाँ पे बसता है, गाँवों में बसता है। तो जो विलेज लेवल की गवर्नमेंट होती है इंडिया में वो गांधी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसे हमने DPSP अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज़ DPSP। सो क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये किस में है पार्ट 4 में है। ठीक है, और आर्टिकल 36 से 51 में ये क्या करता है डील करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आया है। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब आपकी एज कितनी होगी कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या हो सकते हैं खड़े हो सकते हैं इंडिया में। 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 55 ईयर्स, या फिर 45 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी 35 ईयर्स के अगर आप हुए हैं देन आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जब तक हम क्या होते हैं 18 ईयर्स के नहीं होते हैं तब तक हमारे पास वोटिंग राइट्स नहीं आते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए 35 ईयर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 है, और गवर्नर जो होते हैं स्टेट के उनके लिए भी क्या है हमारा 35 ईयर्स एज क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए 25 ईयर्स के है, और MP जो लोकसभा के होते हैं, आपको पता है ना 2 हाउसेज हैं हमारे पास। तो लोकसभा जिसे हम क्या बोलते हैं लोअर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं। तो इसके लिए 25 है, और जो राज्यसभा के MP होते हैं उनके लिए 30 है। देन हमारे जो MLAs होते हैं उनके लिए 25 है। MLC जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है हमारी उसके लिए क्या है हमारे पास 30 ईयर्स है। मेंबर ऑफ पंचायत के 21, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी के 21, वोटर्स के लिए 18, और फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट के लिए एटलीस्ट 14 ईयर्स होना चाहिए, जो कि किसमें है आर्टिकल 24 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 84 जो कि रिलेटेड है किससे नेपाल से। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पॉलिटी में मार्क स्कोर करना है सो आप क्लास 10th की जो NCERT है सिविक्स उसमें चैप्टर है हमारा नेपाल एंड बोलीविया वाला। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे
इसको ज़रूर देख के जाएंगे, और वो भी क्या करके जाएंगे, डिटेल में देख के जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी में इतने फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आप उसे क्या करेंगे, डिटेल से देख के जाएंगे, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन DT+ भी ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। द मॉइस्ट पीपल वॉर इन नेपाल वॉज लॉन्च्ड इन, यानी जो नेपाल में माओवादी जन युद्ध था वो कौन से ईयर में शुरू किया गया था। तो मॉइस्ट क्या था, जो पॉलिटिकल वहाँ पे पार्टीज़ थी उनका क्या था, ग्रुप बनाया गया था नेपाल में, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीडम के स्ट्रगल नेपाल में भी चले थे। अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो 1971, 54, 62 या फिर 96, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 96 में क्या हुआ था, जो पीपल्स वॉर था उसको लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, मॉइस्ट के द्वारा। सो लॉन्च डेट क्या है हमारी, 13 फरवरी 1996, और लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसे हम मॉइस्ट के नाम से जानते हैं। लीडर कौन था, पुष्पा कमल दहल। ऑब्जेक्टिव क्या था इनको, जो मोनार्की थी उसे हटाना और कम्युनिस्ट रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करना। और कॉन्फ्लिक्ट कब तक चला है, 1996 से लेके 2006 तक, यानी 10 साल तक की कॉन्फ्लिक्ट नेपाल में चला था। और एटलीस्ट ओवर मतलब 17,000 से ज़्यादा क्या हुए इसकी वजह से डेथ हुई। ठीक है, और एंड ऑफ वॉर कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड साइन इन नवंबर 2006। तो एंड किससे होता है, नवंबर में एक पीस साइन होता है। और आउटकम्स क्या होते हैं इसके, जो मोनार्की होती है उसको हटा दिया जाता है नेपाल से, और नेपाल क्या बन जाता है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा नेपाल में त्रिभुवन, महेंद्र, ज्ञानेंद्र, ये सारे किंग्स थे, जो इनका रिलेशन क्या है, नेपाल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ नेपाल एंड बोलिविया। तो आप देख सकते हैं दोबारा क्वेश्चन आ गया है। The movement in Nepal was to establish democracy, while the struggle in Bolivia involved claim on an elected democratic government। तो अभी हमने नेपाल के बारे में पढ़ा, और इसमें क्या बोल रहा है कि बोलिविया में जो संघर्ष था एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार पर दावे शामिल थे। ठीक है, तो देखते हैं अभी। और द स्ट्रगल ऑफ नेपाल सक्सेसफुल, बट जो बोलिविया का था वो फेलर हुआ था। तो बोलिविया में क्या होता है कि बोलिविया में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, बट उसमें क्या होता है कि जो एमसीडी गवर्नमेंट होती है वो वाटर सप्लाईज जो होती है वो क्या करती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं लाइक एमएनसीज होती हैं, उनको क्या करता है, वाटर के जो राइट्स होते हैं वो बेच देते हैं। और ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं, तो ये क्या करते हैं, जो वाटर्स के बिल होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं। तो बोलिविया का स्ट्रगल जो था वो इससे रिलेटेड था। तो ये क्या पूछ रहा है कि नेपाल वाला सक्सेसफुल हो गया था लेकिन बोलिविया वाला नहीं हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट, यानी बोलिविया वाला जो स्ट्रगल था वो भी एंड में जाके सक्सेसफुल होता है। तो अगर यहाँ पे फेलियर की जगह सक्सेसफुल होता तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही होता। और नेपाल वाला अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। सो अगर हम देखें तो मैंने अभी जस्ट आपको मोस्ट पीपल वॉर बताया, 1996 से 2006 तक चला। और जन आंदोलन पीपल्स मूवमेंट, फिर 2008 में जो मोनार्की होती है उसे हम क्या करते हैं, अब हटा देते हैं। और आपको पता है 2006 में साइन हुआ था, 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। आप देख सकते हैं 2006 में पीस हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, 2015 में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ मेड बाय, यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। तो एज और अपॉइंटमेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं, टॉपिक हो जाते हैं आपके लिए, तो आप इनको ज़रूर देख के जाएंगे। और ये अपॉइंटमेंट वाला तो मैंने आपको 2-3 बार करा रखा है, इन PYQs में ही ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। लेकिन अगर चीफ जस्टिस की बात आएगी तो उन्हें कौन अपॉइंट करता है, उन्हें अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किन किन को अपॉइंट करते हैं। तो जो मेन होते हैं उनको मोस्टली चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, हमारे प्रेसिडेंट की ओथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेते हैं, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की ओथ चीफ मिनिस्टर द्वारा
प्रेसिडेंट द्वारा ली जाती है। फिर हमारे जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स बनते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? प्रीवियस वीडियोज़ को रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ सर्टेन स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट मेंशन इन द शेड्यूल। तो आपको पता है कि हमारे शेड्यूल 6 में प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को। ठीक है, तो वो स्टेट्स कितने हैं? वो 4 हैं। जैसे हमारा क्या है? असम है, नेक्स्ट हमारा क्या है? त्रिपुरा है, एंड मेघालय एंड मिज़ोरम। ठीक है, तो ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिन्हें क्या किया गया है, जिनके लिए एक अलग से शेड्यूल को बनाया गया है, शेड्यूल 6, जिसमें इन 4 स्टेट्स को मेंशन किया गया है। ठीक है, सो हम ऑप्शंस देखते हैं अपने। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? मिज़ोरम, असम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ATMA। तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, A मीन्स असम, T मीन्स त्रिपुरा और MA। तो M के बाद A है, तो A वाला जो स्टेट है, यानी हमारा कौन सा स्टेट है? A वाला, दैट इज़ मणिपुर। तो मणिपुर नहीं आएगा, बाकी मेघालय एंड मिज़ोरम हमारा क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो आपको कुछ भी अगर निमोनिक कोड एक्स्ट्रा बनाना है तो आप उसे बना सकते हैं, बट मैंने इसको ऐसे याद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया डिवाइडेड इट्स वर्क अमंग डिफरेंट कमिटीज़ फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी आर करेक्टली मैच विद देयर रिस्पेक्टिव चेयरमैन। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जब 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कमेटी बनती है, तो उसमें हर एक पर्सन को कुछ न कुछ कमेटीज़ डिवाइड की गई थी कि आप इसको लीड करेंगे, आप इसको लीड करेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी कमेटी और जो लीड कर रहा था सही है। तो फर्स्ट हमारा यूनियन पावर कमेटी, जिसे जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे, और स्टीयरिंग कमेटी जिसे राजेंद्र प्रसाद, और थर्ड हमारा यूनियन पावर कमेटी जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी जो यूनियन पावर कमेटी थी उसको कौन लीड कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू, और जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसको राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे थे। ठीक है, सो ये हमारी क्या है? कमेटीज़ हैं, और उनको कौन लीड कर रहा था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी जिन्हें हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जिन्हें क्या कर रहे थे? कुछ पॉलिटिकल लीडर्स लीड कर रहे थे। ठीक है, और कुछ सब कमेटीज़ भी थी। एक पेपर में देख रही थी, उसमें सब कमेटी के बारे में भी पूछा गया था। सो और ये वाला ही क्वेश्चन उठ के आया था DT+B के PYQ में। ठीक है, कि जो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी थी उसको कौन लीड कर रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? JB कृपलानी। जो माइनॉरिटीज़ की सब कमेटी थी HC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बरदोलाई, और आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आया है। और एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी AB थाकर लीड कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ करेक्टली मैच, यानी आर्टिकल है और उसके प्रोविजंस देखते हैं। तो आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 60 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सिर्फ फर्स्ट वाला जो है वही सही है हमारा आर्टिकल। ठीक है,
यानी आर्टिकल 56 वो किससे रिलेटेड होता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह से रिलेटेड हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। इनको आप एक बार देख के जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। ओके, सो आप उनको ज़रूर देख के जाएंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो हमारे भारत के महान्यायवादी होते हैं उनके संदर्भ में कौन सा सही है। द अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो महान्यायवादी होते हैं को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। या फिर द रिम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी जो सैलरी होती है इनकी वो प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। सो देखते हैं हमारे ऑप्शंस को, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नीदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। जो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, यानी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनकी सुनवाई किसी भी कोर्ट में हो सकती है ऑल अक्रॉस द इंडिया, एंड इनकी जो सैलरी होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स की जाती है। सो देखते हैं हमारा, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल्स के मेंबर भी होते हैं ये। ठीक है, और अभी हमारे जो हैं आर वेंकटरामन, ये हमारे 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने ओथ ली थी, और अभी क्या है ये अभी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और एक और नई चीज़ पता चल गई, अटॉर्नी जनरल की ओथ भी कौन करवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। एट अपर प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जनरल एम ऑफ लर्निंग सोशल साइंस। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 90 से 100 पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। तो पूछ रहा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान सीखने का सामान्य उद्देश्य नहीं है। टू डेवलप द डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्वालिटी अमंग द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के बीच लोकतांत्रिक नागरिकता गुणों को विकसित करना। सो ये तो सामान्य उद्देश्य हो सकता है। तो मैंने आपको बोला है कि पेडागोजी में आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, कि 3-4 ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो राइट आंसर नहीं होंगे, तो आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे उद्देश्य नहीं माना गया है, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम उसमें नागरिक गुणों को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो ये उसका गुण होना चाहिए। और टू हेल्प स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी छात्रों को सामाजिक आर्थिक संस्थानों में भाग लेने में मदद करनी चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। टू डेवलप मोरल वैल्यूज़, वो भी हम डेवलप करेंगे बच्चों के अंदर। और नॉट टू डेवलप द सेंस ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस एंड सोशल कमिटमेंट इन स्टूडेंट, यानी छात्रों में सामाजिक क्षमता और सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना विकसित नहीं करनी चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जहाँ पर भी अगर आपको कुछ नॉट टू डेवलप या इसको रिस्ट्रिक्ट करना, ये करना, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 99% चांसेस होंगे कि वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर्ड वाइल सिलेक्टिंग स्ट्रेटजी इन सोशल साइंस, यानी उच्च प्राथमिक या आई गेस प्राथमिक विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान सीखने का, ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन की हिंदी आ गई। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हमें स्ट्रैटेजी क्या करनी है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर नीड टू बी कंसीडर्ड, यानी कौन सा फैक्टर्स हैं जो हमें क्या करने हैं, कंसीडर करने हैं या स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना है सोशल साइंस की क्लास में। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, और एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों की क्षमता, और कंटेंट होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चारों ही जो फैक्टर्स हैं वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं सोशल साइंस की क्लास में, चारों फैक्टर्स को इंक्लूड करके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। टू मेक द टास्क ऑफ असेसमेंट ईजी एंड मोर
accurate. The expected learning outcomes should not need to be, यानी मूल्यांकन के कार्य को आसान और अधिक सटीक बनाने के लिए अपेक्षित सीखने के परिणाम को डैश करने की आवश्यकता नहीं होती है. स्पेसिफिक, अनमेजरेबल, अचीवेबल या फिर रियलिस्टिक. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर. यानी आसान और सटीक बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अनमेजरेबल करने की आवश्यकता नहीं होती उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94. डैश आर द कैटेगरीज ऑफ क्लासरूम इन टर्म ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट. यानी कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में कक्षाओं की श्रेणियाँ डैश हैं. एडिक्वेट क्लासरूम इन्वायरमेंट होना चाहिए, पर्याप्त कक्षा वातावरण. ऑर्डरली क्लासरूम इन्वायरमेंट होना चाहिए, व्यवस्थित कक्षा वातावरण. डिसफंक्शनल क्लासरूम इन्वायरमेंट, बेकार कक्षा का वातावरण होना चाहिए. तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए. सो इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई गेस इसका थर्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे गलत मार्क हो सकता है. इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि बेकार कक्षा का वातावरण हमारा सही आंसर नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक बार आप इसको देख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95. लाइन is one of the basic for learning art through exploration and understanding from the immediate environment. Which are the following combination of type of line what it indicate is not correct. तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? नॉट करेक्ट पूछा गया है. ठीक है, तो लाइन तत्काल वातावरण में अन्वेषण और समक्ष के माध्यम से कला सीखने की मूल बातों में से एक है. निम्नलिखित में से कौन सी रेखा का प्रकार क्या इंगित करता है का कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो जो कर्व लाइन होती है यानी घुमावदार रेखाएं होती हैं सौंदर्य अपील करती हैं. डायगोनल लाइंस मूवमेंट को करती हैं. हॉरिजॉन्टल लाइंस साइन ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं और वर्टिकल लाइंस ग्रेटनेस को रिप्रेजेंट करती हैं. सो कौन सा वाला हमारा गलत है? डैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन साइन ऑफ लाइन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96. ये पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको देखने में काफ़ी बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन आप इन्हें आराम से रीड करेंगे एक ही बार में आपको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पता चल जाएगा. ठीक है, तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है. जब हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे आपको एक ही बार रीड करना है, लेकिन अच्छे से करना है. ऐसा नहीं है कि आप 2-3 बार रीड करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा जल्दीबाजी के चक्कर में. आराम से फर्स्ट टाइम पे टाइम लीजिए और उसे अच्छे से रीड करिए. According to Carl Jung, mental activities takes 4 dominant forms. Which of the following are those forms? Thinking, sensation, intuition और feeling. यानी कार्ल जंग के अनुसार मानसिक गतिविधियाँ 4 प्रमुख रूप लेती हैं. निम्नलिखित में से कौन से वे रूप हैं? सोच, सनसनी, इंट्यूशन या फिर भावना. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चारों ही क्या हैं? कार्ल जंग के अनुसार मानसिक गतिविधियों के 4 प्रमुख रूप हैं. सो ये हमारे क्या हैं? कार्ल जंग के अनुसार और मानसिक गतिविधियों के रूप हैं. दैट इज फर्स्ट हमारा थिंकिंग और उसके बाद इंट्यूशन, फीलिंग एंड सेंसेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97. डैश इज द टर्म यूज्ड ओवर द ईयर्स टू डिनोट द शिफ्ट to stop the segregation of children with disability for the purpose of education. That यानी डैश वह शब्द है जिसका उपयोग करके शिक्षा के उद्देश्यों में विकलांग बच्चों के अलगाव को रोकने के लिए बदलाव के दर्शन के वर्षों में किया गया है. तो कौन सा है वो? मेन स्ट्रीमिंग है या फिर इंटीग्रेशन है? सो इन दोनों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या करता है? इंक्लूजन को बढ़ावा देता है. सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही टर्म जो है हमारे यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर, जो सेग्रीगेशन होता है उसको कम करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? कॉन्स्टेंट, जेंडर, स्थिर लिंग, सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, सेक्स एंड हमारा सिस्टमेटिक, सेक्स, हियरार्किकल, जेंडर.
सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ हिरार्कियल जेंडर, यानी जो जेंडर होता है वो हिरार्कियल होता है, दैट इज़ पदानुक्रमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज फैमिली इन इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। तो लैंग्वेज फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका, डेट इज़ तमिल जो है वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, हिंदी क्या है इंडो आर्यन से बिलोंग करती है, त्रिपुरी तिब्बत बर्मी से होती है, या फिर तेलुगु इंडो आर्यन लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज़ तेलुगु इंडो आर्यन से नहीं लिंक है हमारी। ठीक है, सो ये हमारे क्या हैं कुछ लैंग्वेज है और उनकी देखते हैं। इंडो आर्यन जो है हमारा हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, असमीज, द्रविडियन से आती है हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। तिब्बत बर्मी से कौन सी आती हैं, बोडो, मणिपुरी, नागा भाषाएं, और ऑस्ट्रो एशियाटिक से संथाली, मुंडारी, खासी, निकोबारी। ये क्वेश्चन आपका जो आई गेस TRE 3.0 हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, TGT सोशल साइंस के पेपर में। ताई कदई से आई हमारी ताई खामती, ताई फाके जो असम और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं, और अंडमीज से हमारी ओमन एंड सेंटिनेली जो अंडमान द्वीप समूह में बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारी लैंग्वेज की फैमिलीज हैं। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपने अपने B.Ed के ड्यूरेशन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा था। सो देखते हैं कौन सा उसका प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। तो आपको पता है कि हर एक इंसान क्या होता है, हर एक इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ यूनिफॉर्म। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप या फिर प्रिडिक्टेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ये हर एक के लिए सेम नहीं होगा। अगर ये सेम होता तो हमारे वर्ल्ड में सबकी हाइट सेम होती, सबका वेट सेम होता, सबका फेस वगैरह जो भी मतलब कि सब कुछ क्या होता है हर एक इंडिविजुअल के, जब हमने यहाँ पे बता दिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो ये यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है। सो ये हमारे क्या हैं कुछ सिद्धांत हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, लाइक कॉन्टिन्यूटी होती है, सिक्वेंशियल होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अनइवन रेट से होते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं हम, इंटीग्रेशन होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन्हें हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो जस्ट रिवीजन के लिए मैं जस्ट हेडिंग बोल रही हूँ। एंड अंतर संबंध का सिद्धांत होता है यानी इंटर रिलेशन, पूर्वानुमान का सिद्धांत प्रिडिक्टेबिलिटी होते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और स्पायरल एंड लीनियर होता है यानी सर्पी बनाम रेखीय प्रगति होती है। सो आज के 100 क्वेश्चन हमने मतलब ये पेपर भी हमारा क्या हो गया है जो 6 सितंबर को हुआ था, डेट इज़ शिफ्ट 3 में, इस पेपर को भी हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलना, सो दैट कि मैं और भी वीडियोस अगर अपलोड करूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स, सो दैट कि हमें पता चले कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और हम आपको हेल्प प्रोवाइड कराने की कोशिश कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।